आज बाजार ने शुरुआत तो संभल कर की थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा बैंकिंग शेयरों में बिकवाली तेज होती गई और पूरा मार्केट दबाव में आ गया। दिन के अंत में सेंसेक्स करीब 516 अंक टूटकर 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,200 के नीचे फिसलकर 24,176 पर बंद हुआ। आज की सबसे बड़ी कमजोरी एसबीआई में देखने को मिली। कंपनी के तिमाही नतीजे बाजार की उम्मीद से कमजोर रहे, जिसके बाद शेयर करीब 7% टूट गया। एसबीआई में गिरावट आते ही बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंकिंग शेयरों में भी डर का माहौल बन गया। बैंक निफ्टी में आज सबसे ज्यादा दबाव दिखाई दिया और इंडेक्स 739 अंक टूटकर 55,311 के स्तर पर बंद हुआ। इसका मतलब साफ है कि बाजार में फिलहाल निवेशक बैंकिंग सेक्टर को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। निफ्टी पर भी फाइनेंशियल शेयरों के अलावा एल&टी और एम&एम जैसे बड़े शेयरों के दबाव रहा। यही वजह रही कि बाजार दिन भर रिकवरी करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मजबूत वापसी नहीं कर पाया। मिड कैप शेयरों में भी आज दबाव देखने को मिला। लुपिन, टाटा केमिकल्स, वोल्टास, एचपीसीएल और पीबी फिनटेक जैसे शेयरों में बिकवाली हावी रही। यानी कमजोरी सिर्फ बड़े शेयरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ब्रॉड मार्केट में भी दबाव बना हुआ था। बाजार की चौड़ाई भी कमजोर रही। एनएसई में हर 3 गिरने वाले शेयरों के मुकाबले सिर्फ 2 शेयर ही बढ़ पाए। इससे पता चलता है कि बाजार में खरीदारी चुनिंदा शेयरों तक सीमित रही और ओवरऑल सेंटिमेंट कमजोर बना रहा। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो बाजार में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा रहा। कभी क्रूड ऑयल की कीमतों ने डर बढ़ाया तो कभी ग्लोबल टेंशन ने निवेशकों को परेशान किया, लेकिन इसके बावजूद हफ्ते के अंत तक बुल्स यानी खरीदारी करने वाले निवेशकों ने बाजार को संभाल लिया। पूरे हफ्ते में निफ्टी करीब 1% चढ़ने में कामयाब रहा। हालांकि सबसे ज्यादा मजबूती मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिली, जहां दोनों इंडेक्स करीब 4% उछले। इससे साफ है कि छोटे और मझोले शेयरों में निवेशकों का भरोसा अभी भी मजबूत बना हुआ है। बैंकिंग सेक्टर ने भी इस हफ्ते बाजार का साथ देने की कोशिश की और निफ्टी बैंक करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन पीएसयू बैंक और सीपीएसई इंडेक्स में ज्यादा उत्साह नहीं दिखा और दोनों करीब 1% कमजोर रहे। इस हफ्ते ऑटो और कैपिटल मार्केट सेक्टर सबसे बड़े आउट परफॉर्मर बनकर उभरे। इन सेक्टर्स के इंडेक्स 5% से ज्यादा चढ़े, जिससे साफ है कि निवेशक अभी भी कंजम्पशन और फाइनेंशियल मार्केट थीम पर भरोसा दिखा रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, ग्रासिम और एशियन पेंट्स इस हफ्ते निफ्टी के सबसे मजबूत शेयर रहे। इन शेयरों में लगातार खरीदारी देखने को मिली और इन्होंने बाजार को मजबूती देने में बड़ी भूमिका निभाई। दूसरी तरफ ओएनजीसी, कोल इंडिया, एसबीआई, टीसीएस और भारतीय एयरटेल जैसे बड़े शेयर दबाव में रहे। खासकर ऑयल और पीएसयू सेक्टर में कमजोरी का असर बाजार की चाल पर साफ दिखाई दिया। मिड कैप स्पेस में नोवामा, येस बैंक, भील, कोफोर्ज, कैम्स और पॉलीकैप जैसे शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए। इन शेयरों में मजबूत मोमेंटम देखने को मिला, जिससे रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ी। वहीं ऑयल इंडिया, वोल्टास, ब्लू स्टार, सोना बीडब्ल्यू और दालमिया भारत जैसे शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। इसका मतलब यह है कि बाजार में अभी सेक्टर रोटेशन काफी तेज चल रहा है, जहां पैसा लगातार एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। एबीबी इंडिया की पहली तिमाही नतीजे मिले जुले रहे। कंपनी की आय 6% बढ़ी, लेकिन मेटल कीमतों और फॉरेक्स दबाव की वजह से इबिटा मार्जिन घटकर 12.8% रह गया। इसी कारण शेयर पर हल्का दबाव देखने को मिला। कंपनी के नए ऑर्डर 25% बढ़कर 4,280 करोड़ रुपए पहुंच गए और ऑर्डर बुक भी मजबूत हुई। डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल कैपेक्स से जुड़ी मांग बढ़ने से कंपनी को आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने चौथी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 21% बढ़कर 491 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू भी लगभग 18% बढ़ा। मजबूत सेल्स ग्रोथ और बेहतर मार्जिन की वजह से नतीजे बाजार अनुमान से बेहतर रहे। टाटा संपन्न, कॉफी और रेडी टू ड्रिंक बिजनेस में कंपनी को जोरदार ग्रोथ मिली है। वहीं टाटा स्टारबक्स का कारोबार भी लगातार मजबूत हो रहा है और अब कंपनी के 80 शहरों में 502 स्टोर हो चुके हैं। कंपनी ने निवेशकों के लिए 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने चौथी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। बैंक का मुनाफा करीब 11% बढ़कर 5,616 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम भी बाजार अनुमान से बेहतर रही। साथ ही ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में सुधार देखने को मिला, जिससे एसेट क्वालिटी मजबूत हुई है। बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए डिपॉजिट ग्रोथ 10 से 12% और क्रेडिट ग्रोथ 12 से 14% रहने का अनुमान दिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई लोन सेगमेंट में मजबूत मांग बनी हुई है, जिससे आने वाले समय में बैंक की ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकता है। हुंडई मोटर इंडिया के चौथी तिमाही नतीजे मिले जुले रहे। कंपनी का मुनाफा करीब 22% घटा, लेकिन प्रॉफिट बाजार अनुमान से बेहतर रहा। वहीं रेवेन्यू में 8% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि मार्जिन पर लागत दबाव साफ दिखाई दिया। कंपनी की डोमेस्टिक सेल्स और सीएनजी गाड़ियों की मांग मजबूत रही, जबकि एक्सपोर्ट ग्रोथ भी अच्छी बनी रही। हुंडई ने वित्त वर्ष 2027 में 8 से 10% वॉल्यूम ग्रोथ का लक्ष्य रखा है और पुणे प्लांट की क्षमता बढ़ाने की योजना भी घोषित की है।
कल्याण ज्वेलर्स ने चौथी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की रेवेन्यू करीब 66% बढ़कर 10,275 करोड़ रुपए पहुंच गई, जबकि एबिडा में भी 84% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज हुई। वेडिंग ज्वेलरी की मजबूत मांग और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ने कारोबार को बड़ा सहारा दिया। कंपनी का डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंडेरे भी तेजी से बढ़ रहा है और उसकी रेवेन्यू में 360% से ज्यादा की उछाल देखने को मिली। साथ ही कल्याण ज्वेलर्स ने नए शोरूम्स और कैंडेरी स्टोर्स खोलकर अपनी रिटेल एक्सपेंशन को भी तेज किया। स्विगी लिमिटेड के चौथी तिमाही नतीजों में घाटा कम हुआ है। कंपनी का नेट लॉस घटकर 800 करोड़ रुपए रह गया, जबकि रेवेन्यू करीब 45% बढ़कर 6,383 करोड़ रुपए पहुंच गया। फूड डिलीवरी बिजनेस में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली और ये कारोबार लगभग 4 साल की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ा। क्विक कॉमर्स बिजनेस इंस्टामार्ट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू करीब 59% बढ़ा और एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी 700 रुपए तक पहुंच गई। हालांकि डार्क स्टोर एक्सपेंशन फिलहाल सीमित रखा गया है, लेकिन कंपनी लगातार बड़े ऑर्डर और नॉन ग्रोसरी प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ा रही है। एनबीसीसी इंडिया को ओडिशा सरकार से करीब 253 करोड़ रुपए का स्कूल अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट मिला है, जिसके तहत कंपनी 46 सरकारी स्कूलों पर काम करेगी। इस बड़े ऑर्डर के बाद शहर में करीब 4% की तेजी देखने को मिली और बाजार में कंपनी को लेकर सकारात्मक माहौल बना। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का चौथी तिमाही मुनाफा करीब 18% घटा है, लेकिन कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत रही और आय में लगभग 19% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। कंपनी ने निवेशकों के लिए वित्त वर्ष 2026 हेतु 0.90 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने चौथी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। बैंक का मुनाफा करीब 83% बढ़कर 2,626 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला। ग्रॉस एनपीए घटकर 1.98% और नेट एनपीए 0.56% पर आ गया, जिससे बैंक की बैलेंस शीट मजबूत हुई। बैंक की लोन ग्रोथ भी मजबूत रही, खासकर रिटेल, एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेगमेंट में अच्छी बढ़त देखने को मिली। साथ ही बैंक ने निवेशकों के लिए 4.65 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया और डिजिटल बैंकिंग कारोबार में भी तेज ग्रोथ दर्ज की गई। SBI के Q4 नतीजों के बाद शेयर बाजार में जोरदार दबाव देखने को मिला और स्टॉक करीब 6.5% से ज्यादा टूट गया। शुरुआत में हल्की गिरावट थी, लेकिन जैसे जैसे नतीजों का पूरा विश्लेषण सामने आया, बिकवाली तेज होती गई और निवेशकों का सेंटिमेंट कमजोर हो गया। बैंक का नेट प्रॉफिट बढ़कर करीब 19,684 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में बेहतर है, लेकिन ये अनुमान के करीब 20,030 करोड़ रुपए से कम रहा। यानी बैंक ने ग्रोथ दिखाई, लेकिन उम्मीद से थोड़ा कम प्रदर्शन होने की वजह से निवेशकों का भरोसा डगमगा गया और यही दबाव शेयर पर साफ दिखा। असली चिंता का कारण SBI की नेट इंटरेस्ट इनकम बनी, जो बैंक की मुख्य ऑपरेटिंग कमाई होती है। NII बढ़कर 44,380 करोड़ रुपए तक पहुंची, लेकिन बाजार का अनुमान 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। इस गैप की वजह से निवेशकों को लगा कि बैंक की कोर कमाई उतनी तेज नहीं बढ़ रही जितनी उम्मीद थी। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 3% के अहम स्तर से नीचे आकर करीब 19 बेसिस पॉइंट तक गिर गया। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक अब कम ब्याज मार्जिन पर लोन दे रहा है, जिसका सीधा असर भविष्य की कमाई पर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्याज दरों में कटौती और कॉर्पोरेट लोन की हिस्सेदारी बढ़ने से ये दबाव आया है। एक पॉजिटिव संकेत ये रहा कि बैंक की प्रोविजंस में बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये घटकर करीब 2,872 करोड़ रुपए पर आ गया। इसका मतलब है कि खराब कर्ज के लिए बैंक को पहले जितना पैसा अलग नहीं रखना पड़ रहा, जिससे बैलेंस शीट मजबूत हो रही है। लेकिन निवेशकों ने इस राहत को NII और मार्जिन की कमजोरी के मुकाबले कम अहम माना। कुल मिलाकर बैंक की लोन ग्रोथ करीब 17% के आसपास मजबूत बनी हुई है, लेकिन ये ग्रोथ लोअर मार्जिन वाले सेगमेंट्स में ज्यादा दिख रही है। इसी वजह से बाजार को चिंता है कि आगे कमाई की क्वालिटी कैसी रहेगी। अब सभी की नजर इस बात पर है कि SBI आने वाली तिमाहियों में NIM को वापस 3% के करीब ला पाता है या नहीं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने Q4 में जबरदस्त मुनाफे की ग्रोथ दिखाई है, जहां नेट प्रॉफिट बढ़कर 281.97 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल ये सिर्फ 83.39 करोड़ रुपए था। इसका बड़ा कारण मजबूत कोर आय और बढ़ते लोन बिजनेस को माना जा रहा है, जिससे बैंक की कमाई में तेज सुधार देखने को मिला। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII भी 26.4% बढ़कर 1,092 करोड़ रुपए पहुंच गए, जो लेंडिंग बिजनेस की मजबूत ग्रोथ दिखाती है। साथ ही एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है, क्योंकि ग्रॉस NPA घटकर 2.26% और नेट NPA 0.43% पर आ गया, जिससे बैंक की बैलेंस शीट और मजबूत नजर आई। हालांकि RBI ने बैंक के यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिशन को फिलहाल रोक दिया है और कहा है कि लोन पोर्टफोलियो में अभी और डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। इसके बावजूद बैंक का फोकस माइक्रो फाइनेंस, रिटेल लोन और अंडरसर्व्ड ग्राहकों पर बना हुआ है, जो आगे ग्रोथ की संभावना दिखाता है।
टाइटन कंपनी के Q4 नतीजों में कंपनी की कमाई मजबूत रही और रेवेन्यू बढ़कर 23,834 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो बाजार के अनुमान से काफी बेहतर था। लेकिन मुनाफा 1,124 करोड़ रुपए रहा, जो उम्मीद से कमजोर निकला। इसलिए निवेशकों का फोकस अब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर आ गया है। कंपनी के EBITDA और मार्जिन दोनों दबाव में रहे। EBITDA मार्जिन 10.7% से घटकर 6.8% पर आ गया, जिससे साफ संकेत मिला कि बढ़ती लागत का असर कमाई पर पड़ा है। हालांकि टाइटन कंपनी ने 15 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है, जिससे निवेशकों को कुछ राहत मिली है। वी-मार्ट रिटेल ने अपने कॉन कॉल में कहा कि उत्तर भारत के बाजारों में अभी भी लंबी अवधि की ग्रोथ के बड़े मौके मौजूद हैं। खासकर छोटे शहरों और मध्यम आय वाले ग्राहकों के बीच संगठित रिटेल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कंपनी का अनुमान है कि अगले 5 साल में उसके स्टोर्स की संख्या 50 से 70% तक बढ़ सकती है। प्रबंधन नए स्टोर्स खोलने के साथ साथ मौजूदा बाजारों में पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। BSE के MD और CEO सुंदररामन राममूर्ति ने कहा कि बाजार में बढ़ती भागीदारी और टेक्नोलॉजी सुधार की वजह से डेरिवेटिव कारोबार में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सचेंज अब मंथली ऑप्शंस, फ्यूचर्स और बैंकेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है। BSE की कोशिश इंडेक्स ऑप्शंस और एक्सपायरी डे वॉल्यूम पर निर्भरता कम करके नए रेवेन्यू सोर्स तैयार करने की है। इसके अलावा एक्सचेंज लॉन्गर डेटेड ऑप्शंस में लिक्विडिटी बढ़ाने और स्टार MF प्लेटफॉर्म के विस्तार पर भी जोर दे रहा है। क्विक हील टेक्नोलॉजीज का शेयर बाजार में कमजोरी के बावजूद करीब 14% उछल गया। शेयर में अचानक आई तेजी के पीछे मजबूत खरीदारी और भारी वॉल्यूम देखने को मिला, जो आम दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा था। बाजार में इस तेजी को टर्न अराउंड स्टोरी और रिकवरी रैली से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स में कंपनी को साइबर सिक्योरिटी सेक्टर का मजबूत रिकवरी प्ले बताया गया, जिससे रिटेल निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ा। सेरा सैनिटरी वेयर का मुनाफा थोड़ा घटकर 77 करोड़ रुपए रहा, लेकिन कंपनी की आय बढ़कर 644 करोड़ रुपए पहुंच गई, जिससे साफ है कि बिक्री में ग्रोथ बनी हुई है। इसी बीच कंपनी ने 75 रुपए प्रति शेयर का भारी डिविडेंड घोषित किया, जिससे शेयर में रिकवरी देखने को मिली और निवेशकों का भरोसा भी बना रहा। JSW स्टील ने जानकारी दी है कि 14 मई की बोर्ड मीटिंग में लॉन्ग टर्म फंड जुटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कंपनी भविष्य की विस्तार योजनाओं और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी जुटाने की तैयारी कर रही है। JSW स्टील पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट्स पर फोकस बढ़ा रही है, इसलिए ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज पर ED ने बड़ा एक्शन लिया है। कंपनी और उससे जुड़ी इकाइयों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है और कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक कंपनी के खिलाफ पहले से धोखाधड़ी और चीटिंग से जुड़े कई मामले दर्ज थे। ED ने कंपनी के 3 फाउंडर्स को गिरफ्तार किया है और अब मामले की आगे गहराई से जांच की जा रही है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 7% की तेज गिरावट देखने को मिली। गिरावट की सबसे बड़ी वजह मैनेजमेंट की सतर्क टिप्पणी रही, जिसमें बताया गया कि मार्च में ग्रोथ धीमी हुई है और वेस्ट एशिया तनाव के कारण इंटरनेशनल बिजनेस पर सप्लाई डिसरप्शन का असर पड़ा है। दूसरी बड़ी वजह इनपुट कॉस्ट और खर्चों में बढ़ोतरी रही। टाटा पावर ने भूटान की ध्रुव ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ क्लीन एनर्जी सेक्टर में बड़ी साझेदारी की है। दोनों कंपनियां मिलकर हाइड्रो पावर और दूसरी ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं पर काम करेंगी। लॉयड्स एंटरप्राइजेज ने Q4 में सबसे मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट 9.4 करोड़ रुपए से बढ़कर 38 करोड़ रुपए हो गया। इसी दौरान रेवेन्यू भी 47% उछलकर 719 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और EBITDA में 83% की तेज बढ़त देखने को मिली, जिससे मार्जिन भी सुधरकर 6.3% पर पहुंच गया। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने ट्रैक्टर इंडस्ट्री को लेकर सावधानी भरा नजरिया पेश किया है। कंपनी का कहना है कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत चुनौतियों के साथ हुई है और अलग अलग राज्यों में ग्रोथ का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। कंपनी ने बताया कि बढ़ती कमोडिटी कीमतों से लागत पर दबाव बढ़ा है और जरूरत पड़ने पर चरणबद्ध तरीके से प्राइस हाइक भी किया जा सकता है। हालांकि एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने 13% मार्जिन बनाए रखने और मिड टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ हासिल करने का लक्ष्य रखा है। वेदांत फैशंस ने Q4 में स्थिर और संतुलित प्रदर्शन दिया है, जहां नेट प्रॉफिट 13.2% बढ़कर 114 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 8.7% बढ़कर 399 करोड़ रुपए पहुंचा। EBITDA में भी हल्की ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन मार्जिन थोड़ा घटकर 44.7% पर आ गया, जिससे पता चलता है कि कंपनी ने ग्रोथ बनाए रखने के साथ प्रॉफिटेबिलिटी को लगभग स्थिर रखा है। सेरा सैनिटरी वेयर ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 75 रुपए प्रति शेयर यानी 1500% का भारी डिविडेंड घोषित किया है, जो 5 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर मिलेगा। ये डिविडेंड AGM की मंजूरी के बाद 30 दिनों में दिया जाएगा, जिसकी रिकॉर्ड डेट 7 जुलाई और AGM 23 जुलाई 2026 तय की गई है।
कोफोर्ज के शेयर में 6.5 से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है और रिजल्ट के बाद 3 दिनों से स्टॉक लगातार मजबूत अप ट्रेंड में बना हुआ है। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह मजबूत डील्स, बढ़ता ऑर्डर बुक और एनकोरा अधिग्रहण से आने वाला भविष्य का रेवेन्यू माना जा रहा है, जिससे ग्रोथ विजिबिलिटी काफी बेहतर हो गई है। LIC ने मार्च तिमाही में बाजार की गिरावट के दौरान करीब 18,500 करोड़ रुपए यानी लगभग $2 बिलियन का बड़ा निवेश किया और बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, TCS, इन्फोसिस, IRFC और HAL जैसे कई बड़े स्टॉक्स में खरीदारी की। खास बात ये रही कि ये खरीद तब हुई जब कई शेयर 20% से 30% तक गिर चुके थे, यानी LIC ने कमजोरी में आक्रामक तरीके से निवेश किया। इसी दौरान LIC ने कुछ बड़े स्टॉक्स में अपनी हिस्सेदारी घटाई भी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और HDFC बैंक में भारी सेलिंग देखने को मिली। इससे साफ दिखता है कि LIC ने एक तरफ मजबूत वैल्यूएशन वाले शेयरों में खरीदारी की, जबकि कुछ बैंकिंग और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में मुनाफा वसूली की रणनीति अपनाई। कुल मिलाकर LIC का ये कदम बाय द डिप स्ट्रैटेजी को दर्शाता है, जहां उसने गिरावट को मौके के रूप में इस्तेमाल किया। ET अल्फा वेल्थ समिट जो 4 जून को मुंबई में होने जा रहा है, उसमें बाजार के दिग्गज और फंड मैनेजर मिलकर ये समझाएंगे कि आने वाले समय में मार्केट की दिशा क्या हो सकती है। इसमें कोविड, ट्रंप टैरिफ और मिडिल ईस्ट टेंशन जैसे बड़े इवेंट्स के बाद अब निवेशकों के लिए आगे की रणनीति पर फोकस किया जाएगा। इस समिट में सबसे बड़ा फोकस AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रहेगा, जिसमें यह समझाया जाएगा कि AI आने वाले समय में नौकरियों, IT सेक्टर और पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे बदल सकता है। साथ ही ये भी चर्चा होगी कि भारत के लिए अगला दशक अमृत काल बनेगा या AI काल, यानी अवसर ज्यादा होंगे या चुनौतियां बढ़ेंगी। इसके अलावा ग्लोबल बनाम लोकल निवेश, हाई वैल्यूएशन मार्केट में निवेश की रणनीति और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जैसे अहम सवालों पर भी चर्चा होगी। एक्सपर्ट्स बताएंगे कि मौजूदा ऊंचे वैल्यूएशन में कहां निवेश किया जाए और क्या अब विदेशी बाजारों में भी पैसा लगाना जरूरी हो गया है।